जो थे अजरकर, उनके 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 उन्होंने केवल एक ही सचिन तो पैदा किया, बाकी सचिन पैदा नहीं हो पाए। तो आपको खुद को भी मेहनत करना पड़ेगा, आपको खुद को भी डेडिकेशन रखना पड़ेगा, आपको चीज़ों को साइंटिफिकली पढ़ना पड़ेगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। इस प्रिपरेशन से जुड़े बहुत सारे मैचिंग इंस्टीट्यूशंस देखोगे ना, तो मुझे ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं एंड आई हैव रोट यूपीएससी का ऑलमोस्ट 45 बुक्स मैंने खुद लिखा है। मैं दिशा पब्लिकेशन के इंटरनल सिक्योरिटी का और उस्वाल पब्लिकेशन के इंडियन पॉलिटिकल का मैं ऑथर हूँ। तो कंटेंट का जो नॉलेज है उसको अगर मैं कोचिंग की डिलीवरी से अगर मैं कंपेयर करूँगा तो मैं ये चीज़ आपको बहुत ईमानदारी से बता सकता हूँ कि कोचिंग इज़ नॉट नेसेसरी टू क्लियर द एग्जामिनेशन। इंपॉर्टेंट क्या है? मेंटरशिप एग्जाम इंपॉर्टेंट। ऑल्सो लाइफ में भी मेंटर होना चाहिए। तो वन मेंटर कैन इवन चेंज योर लाइफ, वो तो बहुत ज़रूरी है। क्रैक आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा। जब आपका इंटरव्यू होगा तो वहाँ पे भी जो आप आंसर्स करते हो वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है, वो सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। आपको रोल प्ले करने को मिलता है, वहाँ पे बहुत स्कोप है एंड हमें बहुत प्राउड होता है। हमारे साथ ऑलमोस्ट 10 साल हो गए, 10 साल में बहुत सारी कहानियाँ हैं। मतलब हमें हैरानी होती है कि इसका एग्जाम कैसे नहीं निकला, और हमें कई बार हैरानी हुई। किसी को तो फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जिसके लिए वो लोग बाहर जाके प्राइवेट में जॉब करना पड़ता है। तो व्हाट यू से, व्हाट इज अबाउट द मोटिवेशन? अगर आप ड्यूटीज देखोगे तो इनकी ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज है। दे विल बी द पीपल हु विल डिटरमाइन कि बजट कितना जाएगा, किस डिपार्टमेंट को कितना मिलेगा, कौन मतलब रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। পডকাষ্টৰ এই নতুন খণ্ডটোলৈ মই কৃষ্ণাক্ষী আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই পডকাষ্টটো আমি স্পেচিয়েলি কৰিছোঁ সেইসকল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ বাবে যিসকলে চিভিল ছাৰ্ভিচৰ হয়তো ক্ৰেক কৰিব বিচাৰি আছে। হয়তো তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যে তেওঁলোকে সঠিক গাইডেঞ্চ পোৱা নাই, বা কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় যে তেওঁলোকৰ হয়তো আশা আকাংক্ষা বহুত, কিন্তু প্ৰতিবাৰে তেওঁলোকে হয়তো কোচিং কৰে, কেতিয়াবা কোচিং কৰে, তাৰপিছত হয়তো প্ৰিলিমছ পাছ কৰে, মেইনছ পাছ কৰে, কিন্তু ভাইভাত নাপায়। আকৌ কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে আপোনাৰ মেইনছ ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰে, আৰু কেতিয়াবা আনকি এনেকুৱাও হয় যে আনে পোৱা দেখা পালে নিজৰ কাষত বহা নিজৰ ক্লাছমেটে পোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকক হয়তো হতাশ হৈ বাদেই দি দিয়ে। কিমান যে দুখ লগা কথা নহয়নে, যে কিমান আশা আকাংক্ষা হয়তো কিমান এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কেতিয়াবা ভাঙিও যায়, হয়তো কেতিয়াবা হয়তো উৎফুল্লিত হৈ তেওঁলোকে পায়ো যায়। চ' আজি আমি তেনেস্থলত কথা পাতিব ওলাইছোঁ আশীৰ্বাদ কুমাৰ ছাৰৰ সৈতে। তেখেত হৈছে স্মাৰ্ট IAS ফাউণ্ডেশ্যনৰ ফাউণ্ডাৰ। তেখেতে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল আৰু তেখেতে হয়তো আজি ইমান ভালকৈ গাইডেঞ্চ দিব যে সেইসকল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ হয়তো পাবলৈ আৰু সহায় হৈ পৰিব। চ' ব'লক, খালি এই পডকাষ্টটো আজি আমি হিন্দীত বাৰ্তালাপ কৰিম, গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে বুজি পাব আৰু আঁকোৱালি ল'ব। स्टार्ट करो। हाय सर, हाउ आर यू? हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। या इट्स अ मॉर्निंग, राइट। तो आप पहले बताइए कि आपने वैसे तो आप बनारस से है, तो गुवाहाटी में आए, स्मार्ट IAS फाउंडेशन आपने स्टार्ट किया, वैसे आपका थोड़ा बैकग्राउंड हम जानना चाहेंगे। मैम, आई वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन बनारस। बनारस बहुत खूबसूरत जगह है। इनिशियल एजुकेशन भी उसी के आसपास है, सासाराम 100 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे मेरा पेरेंट का घर है। इट्स अ सिटी और टाउन के बीच में कहीं लाई करता है वो। तो पूरी कल्चर हमारी बनारस वाली है, घर बनारसी है, होम टाउन सासाराम है। इनिशियल स्कूलिंग सासाराम से हुई, जो बिहार के आसपास पड़ता है। इनिशियल एजुकेशन हुई थी DAV पब्लिक स्कूल। DAV पब्लिक स्कूल, आप शायद आर्य समाज का अगर आपने नाम सुना होगा तो वो बहुत पुराना स्कूल है, ऑलमोस्ट प्री इंडिपेंडेंस के टाइम का वो एक पूरा एजुकेशन सिस्टम है पूरा का पूरा। तो इनिशियल स्कूलिंग वहीं से हुई। तो जो मेरी कल्चरल अपब्रिंगिंग हुई है दैट इज़ फ्रॉम DAV, तो उसने मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर आई वॉज गुड इन स्टडीज़, जनरली होता है ऐसा। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि समहाउ आई वॉज इन क्लास 10th, और 10th के बाद जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते हैं CBSE वाले, उसमें आई वॉज सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट होल्डर फ्रॉम द CBSE। तो पेरेंट्स और सब लोगों ने डिसाइड किया कि आई विल गो टू कोटा एंड प्रिपेयर फॉर इंजीनियरिंग वगैरह, बट आई वॉज स्लाइटली इंक्लाइन टुवर्ड्स आर्ट्स के सब्जेक्ट। पॉलिटिकल साइंस वगैरह में बहुत इंटरेस्ट था। तो इनिशियली फिर जब मैं कोटा गया तो लाइफ एट कोटा वॉज मतलब समझ में नहीं आता। इट वॉज अ ग्रेट कल्चरल शॉक। आप सोच के देखो, समवन जो कभी शहर के बाहर नहीं निकला था, टू बी वेरी फ्रैंक। बिहार और UP दैट टाइम वॉज वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड। तो अपन घर में रहते थे, स्कूल जाते थे, घर आते थे। फिर जब अपने कोटा गए तो वहाँ पे बहुत मतलब ऐसा लगता था यूनिवर्सल चीज़ें दिख रही थी। वहाँ पे राजस्थान के बच्चे हैं, गुजरात के बच्चे हैं, साउथ के बच्चे हैं, नॉर्थ के बच्चे हैं, कश्मीर के बच्चे हैं, जिनको केवल हमने अखबारों में सुना था, उनके बच्चों से मिलने का मौका मिला। तो वो एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। फिर कोटा ने पर्सनालिटी डेवलप की, कोटा ने वो टीचिंग का एट्रीब्यूट डाला। और टू बी वेरी फ्रैंक, मैं 3rd जनरेशनल टीचर हूँ अपने घर का। मतलब माई ग्रैंड पेरेंट वॉज ऑल्सो हेडमास्टर, प्रिंसिपल का पोस्ट होता है, बिहार के गवर्नमेंट स्कूल में थे। माई फादर इज़ अ केमिस्ट्री के प्रोफेसर, मदर हिंदी के टीचर है, बहन भी शायद
प्रोफेसर हो जाएगी कुछ टाइम बाद। सी इज़ अभी करंटली वर्किंग इन द यूपी गवर्नमेंट में। और मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट 9th ईयर है मेरा ये अभी। कोटा के बाद आई वॉज एट रांची यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने जो मास्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स होती है उसके कोर्स को मैंने किया, हालांकि पूरा नहीं कर पाया, 3 साल बाद मैंने छोड़ दिया ग्रेजुएशन की डिग्री लेके। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री IIT पटना से चल रही है, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया। रीज़न बस ये है कि आई एम सो मच इन्वॉल्व इन टीचिंग। ऑलमोस्ट 10 साल हो गए, 10 साल ऑलमोस्ट हो जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते। तो ये 10 साल का पूरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है। UPSC के मेरे आज भी 3 अटेम्प्ट बाकी है, 4 साल एज भी बाकी है, बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव द एग्जाम, राइट। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आया कि मैं गुवाहाटी आया कैसे। तो जब हमने 2022 का लास्ट मेंस दिया था, मैंने और प्रशांत सर, वन ऑफ आवर को फाउंडर ऑफ स्मार्ट एस फाउंडेशन, तो हम दोनों की लाइब्रेरी वगैरह प्रिपरेशन वगैरह सेम थी। तो हम दोनों ने जब एग्जाम दिया था तो वी डिसाइडेड कि मेंस का जो टाइम मिलता है UPSC का, मेंस के बाद और मेंस के रिजल्ट के बीच में आपको 2 महीने का टाइम मिलता है। तो जस्ट लाइक नॉर्मल पीपल कि चलो एक बार नॉर्थ ईस्ट को एक्सप्लोर करके आते हैं, उस बस मतलब लहजे से हम लोग गुवाहाटी आए। एंड जब मैं गुवाहाटी आया था तो आई वॉज नॉट सपोज्ड कि मैं इतना लंबा यहाँ पे रुकूंगा, एंड आई डू फील कि अब शायद पूरी लाइफ ही यहीं पे कटेगी। तो इस तरह से मैं गुवाहाटी आया। अभी वैसे तो आप बोल रहे थे कि आप गुवाहाटी आए, तो अभी आपका फैमिली वगैरह भी यहाँ ही रहते हैं क्या? फैमिली मैम, आई एम स्टिल नॉट मैरिड। ओके, यू आर नॉट मैरिड। तो मम्मी पापा आ नहीं सकते हैं। हाँ, ओके। और मैं अकेले रहता है। कैसा लगता है गुवाहाटी में? इनिशियली इट वाज थोड़ा, सच बोलूँगा मतलब बिल्कुल सच बोलूँगा, इनिशियली इट वाज डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा सा, मतलब वो थोड़ा सा एक लैंग्वेज बैरियर ऑब्वियसली आता है। अब तो मुझे ऐसे में समझ में भी आती है, मैं बोलने भी लगा हूँ ठीक ठाक। तो इनिशियली थोड़ा सा झटका लगता है, बट पीपल आर बहुत नाइस, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे। वी बिलोंग टू दोज एरिया जहाँ पे आपको बहुत दिमाग लगा के रहना पड़ता है, घर वालों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, बट यहाँ पे लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, एस्पिरेंट बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो इट्स गुड। अब देयर इज़ हार्डली एनी चांस आई गॉट अपॉर्चुनिटी कि मैं छोड़ के इंडिया के बाहर भी चला जाऊँ, तो वो भी मैंने फॉर द सेक ऑफ गुवाहाटी मैंने रुका कि नहीं। दैट्स रियली नाइस। वो जो आप अभी बता रहे थे कि जैसे कि कोचिंग के लिए आपने UPSC का 1-2 अटेम्प्ट किया है आपने, हाँ। तो आपने पास किया था क्या? मैम मेरा UPSC देखो, एक तो वेरी बहुत क्लियर, थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है। UPSC एक एग्ज़ाम लेने वाली बॉडी है जो बहुत सारे एग्ज़ाम लेती है। NDA लेती है, CDS लेती है, असिस्टेंट कमांडेंट लेती है, मेडिकल सर्विसेज लेती है, इंजीनियरिंग सर्विसेज लेती है, फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी प्रिपरेशन होती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन लेती है। तो UPSC के मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें से 3 बार मैंने इंटरव्यू अपीयर किया है। और मेंस मेरा जो लास्ट अटैम्प्ट था 2022 में, लास्ट अटैम्प्ट नॉट इन द टर्म्स ऑफ द 6th अटैम्प्ट, लास्ट जब मैं एग्ज़ाम अपीयर किया था दैट वाज 2022 का मेंस मैंने अपीयर किया था। उसके बाद से मैं गुवाहाटी है। एक बात आप बताइए कि जैसे कि UPSC के लिए आपने बोला कि एक बॉडी है, जैसे कि APSC भी एक बॉडी है, उसमें 1000 एग्जाम्स आ जाते हैं अंदर। तो अभी जैसे कि APSC का हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे आजकल हम देख रहे हैं कि पीपल आर लाइक हेडिंग टुवर्ड्स APSC, उन सबको ACS बनना है, सबको APS बनना है। तो यहाँ पे कोचिंग सेंटर का तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आप लोग। तो आप मेरे को बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट हम लोग, जैसे कि अगर मैं खुद का ही बोलूँ तो आई एम अ न्यू APSC एस्पिरेंट सिविल सर्विस के लिए, तो मेरा प्रिपरेशन से क्या स्टार्टिंग होगा? मतलब मैं किससे स्टार्ट करूँ कि मेरा प्रिपरेशन ऐसे जाए? लुक, मैं यहाँ पे बहुत सारे मिथ तोड़ने वाला हूँ। सबसे पहली बात, टू क्वालिफाइड APSC और UPSC यू डोंट नीड कोचिंग चाहिए ही नहीं। मेंटोरशिप चाहिए। वो मेंटोरशिप अगर आपको अपने पापा से मिल रही है तो ठीक है, भैया से मिल रही है तो ठीक है, दोस्त से मिल रही है तो ठीक है, बड़े भाई से मिल रही है तो ठीक है, बड़ी बहन से मिल रही है तो ठीक है, किसी कॉलेज के सीनियर से मिल रही है तो भी ठीक है। तो ये एग्ज़ाम पूरा का पूरा मेंटोरशिप का है। मैम आप कोचिंग इंस्टीट्यूशंस देखोगे ना तो मुझे ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं एंड आई हैव रोट UPSC का ऑलमोस्ट 45 बुक्स मैंने खुद लिखा है। मैं दिशा पब्लिकेशन के इंटरनल सिक्योरिटी का और उसवाल पब्लिकेशन के इंडियन पॉलिटिका का मैं ऑथर हूँ। तो कंटेंट का जो नॉलेज है उसको अगर मैं कोचिंग की डिलीवरी से अगर मैं कंपेयर करूँगा तो मैं ये चीज़ आपको बहुत ईमानदारी से बता सकता हूँ कि कोचिंग इज़ नॉट नेसेसरी टू क्लियर द एग्जामिनेशन। इंपॉर्टेंट क्या है? मेंटोरशिप एग्जाम इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप पूरे इंडिया में हमारे पास गाइडेंस की बहुत कमी है, मेंटोरशिप की बहुत कमी है। उस वाइड को, उस गैप को फुलफिल कर देता है हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूशन, पहली बात। दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको अपने मेंटोर्स बहुत सही चुनने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने अपने मेंटोर्स गलत चुने तो आपका 2-3 साल ऑफ द प्रिपरेशन खराब हो जाएगा। मैम अभी आपको नहीं पता, आपने बोला कि जैसे मान लो कि आप फ्रेश कैंडिडेट हो, आप फ्रेश एस्पिरेंट हो, आपको नहीं पता है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो यू हैव टू ट्रस्ट योर मेंटोर। तो आपको मेंटोर चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने किसको चूज़ किया है, कैसे चूज़ किया है, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, कोई भी टीचर, कोई भी मेंटोर, कोई भी सचिन के कोच जो थे अजरकर, उनके
उन्होंने केवल एक ही सचिन तो पैदा किया, बाकी सचिन पैदा नहीं हो पाए। तो आपको खुद को भी मेहनत करना पड़ेगा, आपको खुद को भी डेडिकेशन रखना पड़ेगा, आपको चीज़ों को साइंटिफिकली पढ़ना पड़ेगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। इस प्रिपरेशन से जुड़े बहुत सारे मिथ है, बहुत सारा मिथ। जैसे सबसे पहला मिथ है कोचिंग वाला, मैंने आपको बता दिया, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट मेंटरशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर स्टेजेस की बात करोगे तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है जहाँ पे मेंटर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाता है, दैट इज़ योर मेंस का स्टेज, जहाँ पे आपको हर क्वेश्चन में आधे आधे नंबर के लिए, 0.25 नंबर के लिए, एक एक नंबर के लिए फाइट करना पड़ता है। तो वहाँ पे मेंटर का रोल बहुत अच्छा आता है कि आपने इस डेटा को गलत लिखा है, आपने इस पैराग्राफ को गलत लिखा है, इस पैराग्राफ को ऊपर जाना चाहिए था, इस पैराग्राफ को नीचे जाना चाहिए था, ये एग्जाम्पल उनके साथ जाना चाहिए था। सेम कंटेंट को आप कैसे सोसाइटी में यूज़ कर सकते हो, कैसे एथिक्स में यूज़ कर सकते हो। ये पेपर होते हैं पीएससी के या यूपीएससी के, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो सेम कंटेंट को आप GS1 में कैसे यूज़ कर सकते हो, GS2 में कैसे यूज़ कर सकते हो, 3, 4, 5 में कैसे यूज़ कर सकते हो, एसे में कैसे आर्टिकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे मेंटर का रोल आता है। अगर आप खुद से सीखने जाओगे तो आपको हमारे जैसा 5-6 साल लग जाएगा, बट अगर आपके पास कोई टीचर है, कोई एजुकेटर है, कोई मेंटर है, कोई आपका सेलेक्टेड कैंडिडेट भी है जिसको साउंड नॉलेज है, तो वो आपकी ये 5-6 साल की प्रिपरेशन को कट शॉर्ट करके 5-6 महीने में आपको उसके काबिल बना देगा कि आप एग्ज़ाम निकाल लोगे। तो यहाँ पे हमारा रोल आता है मैम। इसमें आप जो बता रहे थे कि जैसे कि मेंटर्स चूज़ करना कितना ज़रूरी चीज़ है, वो तो एक्चुअली नॉट अबाउट एग्जाम्स ऑल्सो, लाइफ में भी मेंटर होना चाहिए। तो वन मेंटर कैन इवन चेंज योर लाइफ, वो तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप मेरे को बताइए कि अगर एक एस्पिरेंट ऐसा है कि वो एजुकेशन में इतना भी ज़्यादा मतलब क्या हम लोग एसएमईज में बोलते हैं सुक्का नहीं है ना, वो क्या हिंदी में वेरी साउंड नहीं है, राइट? तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है हिंदी में। एनीवेज, तो अगर वो इतना भी साउंड नहीं है फिर भी ही कैन क्रैक सिविल सर्विस एग्जाम? ऑब्वियसली मैम, देखो एपीएससी या यूपीएससी का हमारे पास एक सिलेबस है, एक सिलेबस अपने को दिया गया है, उस सिलेबस के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको केवल उस सिलेबस को प्रिपेयर करना है। आपने 10th तक कौन सा तीर मारा है, 10th में गोल्ड मेडलिस्ट थे, कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट थे, कॉलेज के टॉपर थे, आईटी के थे, आईआईएम के थे, या कोई सिंपल कॉलेजेस के थे, किसी लोकल कॉलेजेस थे, या आपने डिस्टेंस से ग्रेजुएशन किया है, इन किसी पैरामीटर का आपका सिलेक्शन से लेना देना बिल्कुल नहीं है। सिंपल हमारे पास 2 पेज की एक सिलेबस है, GS 1 2 3 4 5 असम के केस में, यूपीएससी के केस में GS 1 2 3 4 और एक ऑप्शनल का पेपर आ जाता है। अगर आपने इन सब के सिलेबस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपने टीचर्स के साथ बैठ के सॉल्व किया है, आपने टीचर से पूछा है कि सर इस क्वेश्चन को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, इस वाले पैराग्राफ को और बेहतर कैसे लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन में और क्या आर्टिकुलेट कर सकते हैं, और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, किस एग्जाम्पल को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें बिल्कुल इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इनिशियल स्कूलिंग कहाँ से हुई थी, मीडियम कौन सा था, आपकी लैंग्वेज कौन सी है, आपका रीजन कौन सा है, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट अगर आप देखोगे तो एपीएससी में तो खैर देयर इज़ नो अटेम्प्ट, यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट हैं, एंड 6 साल बहुत होते हैं खुद को बिल्ड करने के लिए। तो वो जो लक वाला फैक्टर आता है, मैं उसको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं मानता, पर्सनली मैं उसको बहुत ज़्यादा फेवर नहीं करता, क्योंकि 6 साल में अगर आपके पास मेंटोर ज़्यादा है, मेंटोर मतलब बहुत अच्छा है, तो फिर वो आपको बहुत हेल्प कर देगा, आपको बहुत ईज आने वाली है। अगर आप खुद की गलतियों को आइडेंटिफाई करने लगोगे तो आपको बहुत टाइम लगता है। जैसे मान लो आपने कुछ लिखा है, आपको मतलब आपका दिल मानेगा ही नहीं कि मैंने गलत लिखा है, आप उसको प्रूव करने पे लोगे नहीं सही है, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू ही सही है। बट एग्जामिनेशन क्रैक आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा। जब आपका इंटरव्यू होगा तो वहाँ पे भी जो आप आंसर्स करते हो वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है, वो सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो इस प्रिपरेशन में आपको एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वहाँ पे भी मेंटर का रोल आता है। जैसे आप तो बोलोगे सर ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने इसको बहुत अच्छे से लिखा बट मुझे नंबर अच्छा नहीं आया, तो ज़रूरी नहीं है ना जो चीज़ आपको अच्छी लग रही हो सामने वाले को अच्छी लगे, राइट? तो वहाँ पे आपको रोल प्ले करने को मिलता है मैम, वहाँ पे बहुत स्कोप है। एंड हमें बहुत प्राउड होता है, हमारे साथ ऑलमोस्ट 10 साल हो गए, 10 साल में बहुत सारी कहानियाँ हैं। मतलब हमें हैरानी होती है कि इसका एग्ज़ाम कैसे नहीं निकला, और हमें कई बार हैरानी हो जाती है कि इसका एग्ज़ाम कैसे निकल गया, राइट? कुछ शेयर करेंगे क्या, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है क्या आपके साथ? इस साल का लेटेस्ट बता रहा हूँ, हमारे पास एक एपीएस था, नाम नहीं लूँगा, इस साल का एक एपीएस सेलेक्टेड था। ही वॉज अ गुड स्टूडेंट बट उसकी प्रिपरेशन जीरो थी, एकदम जीरो थी, मतलब उसको कुछ नहीं आता था। ही समहाउ क्वालिफाइड प्रीलिम्स और हमारे पास आया एंड ही सरेंडर्ड हिमसेल्फ, बोला सर मुझे कुछ नहीं आता है। तो वहाँ पे हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाता है कि फिर हम उसको अपने हिसाब से आर्टिकुलेट कर लेते हैं। वो हमारे साथ सुबह 9 बजे आता था, शाम के 9 बजे जाता था, एंड ही क्रैक्ड इनटू डबल डिजिट इन एपीएस। मतलब हाँ, बस 3-4 महीने के प्रिपरेशन में वो हम 4-5 टीचर के साथ बैठा रहा, उसकी कॉपीज़ को हमने बाइबल की तरह पढ़ा है, एंड हमने पढ़ा ये हमारा काम है, बट उसने उन चीज़ों को इनकलकेट किया, अपने आंसर्स में यूटिलाइज़ किया, ये उसकी सबसे बड़ी बहादुरी है।
मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि मैम प्रिपरेशन बहुत सिंपल है, आप हंसोगे मेरे पे कि ऐसा कैसे हो सकता है, फिर सारे लोग सेलेक्ट क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि सिंपल प्रोसेस पे सबका भरोसा ही नहीं होता, लोग मानते ही नहीं है कि प्रोसेस इतना सिंपल है। उनको लगेगा कि 10,000 पेज पढ़ने पे ही सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, 2,000 पेज पढ़ने पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। मैं बोलूँ कि 50% टाइम आपको रिविजन देना है, आप बोलो कि नहीं नहीं कुछ भी पूछ लेगा तो मैं क्या करूँगा फिर, बट कुछ भी एग्जाम में नहीं पूछता है। देयर इज़ अ प्रॉपर सिलेबस, उसका एक प्रॉपर ट्रेंड है, उसी सिलेबस के हिसाब से चीज़ें पूछी जाएंगी। आपको बस उतना ही करना है, उस ट्रेंड को पकड़ना है, आपको उस सिलेबस को पकड़ना है, और आपको एक मेंटोर वाली बात फिर आ जाएगी कि आपको अपने मेंटोर के साथ बैठ कर डिस्कस करना है कि और कैसे इंप्रूव कर पाए। क्योंकि देखो बहुत साइंटिफिक एग्जाम है, अगर ये एग्ज़ाम इतना साइंटिफिक नहीं होता तो इंडिया की बेस्ट सर्विसेज होती हैं IAS IPS या APSC ICS APS जो भी एग्ज़ाम लेता है। बेटा इनकी अगर आप ड्यूटीज़ देखोगे तो इनकी ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ है। दे विल बी द पीपल हु विल डिटरमाइन कि बजट कितना जाएगा, किस डिपार्टमेंट को कितना मिलेगा, कौन मतलब रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो इस एग्ज़ाम का प्रोसेस ही हमने बहुत इंटीग्रिटी के साथ और बहुत साइंटिफिक रखा है कि सही लोग फिल्टर होके आए। तो आप उस एग्ज़ाम में ये अगर सोचोगे कि आप इसमें शॉर्टकट कर लोगे, आप इसमें बिना रिवाइज के पास हो जाओगे, आप इसमें बिना मेंटरशिप के पास हो जाओगे, तो इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। आपको रियलिटी चेक देना पड़ेगा। देयर आर लॉट ऑफ मिथ रिगार्डिंग दिस प्रिपरेशन। पहला मिथ हमने कोचिंग वाला बोला, कोचिंग इज सीरियसली नॉट रिक्वायर्ड, बट यकीन मानो मेंटरशिप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपसे कोई पूछे कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताओ जिससे सिलेक्शन होता है, तो वो सिलेक्शन होता है मेंटरशिप पे, पहली बात। दूसरी बात, आपको 30 मार खान होने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत इंटेलिजेंट सुपर इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप में कैपेबिलिटी है कि आप 8 से 10 महीने बैठ के पढ़ सकते हो, 6 से 8 घंटे, 8 से 10 महीने 6 से 8 घंटे अगर आप बैठ के पढ़ सकते हो एक अच्छे प्यारे से इकोसिस्टम में, वहाँ से आपका सिलेक्शन 110% होगा। आज हो या 1 साल बाद हो, सिलेक्शन पक्का होगा। तीसरी बात, ये प्रिपरेशन का जो पूरा का पूरा सिस्टम बनाया गया है, बताया गया है, इसको बहुत कॉम्प्लेक्स करके बताया गया है। ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। 1 सब्जेक्ट, 1 बुक, 1 टीचर, 100 टाइम्स रिवीजन, सिंपल रूल है। अब 100 टाइम रिवीजन सुनने में बहुत ज़्यादा लगता होगा, बट ये बुक अगर आप पहली बार पढ़ोगे इट विल टेक यू 3 days, दूसरी बार पढ़ोगे इट विल टेक यू 1.5 days, बट जब आप इसको 20वीं बार पढ़ोगे तो आप मे बी उसको एक दिन में 5 बार पढ़ लोगे, राइट? तो नंबर ऑफ रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ये 3-4 बातें हैं मैम। जो एज ग्रुप होती है APSC की, दैट इज़ अराउंड 21, मतलब 21 साल की उम्र से लोग प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, 32-33 तक प्रिपेयर करते हैं, 36-35 जो भी है। ये जो एज होती है ना, दैट एज इज़ फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़। आपको ब्रेकअप्स होंगे, आपकी शादियाँ होंगी, आपके में भी बच्चे हो जाएं, आपकी फैमिली बर्डन बढ़ जाएगी, आपकी सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। इस पूरे के पूरे सिस्टम से फाइट करते रहना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज दैट अ पर्सन एजिंग 21 से 35 फेस करना पड़ता है। 35 के बाद भी लोग स्टेबल हो जाते हैं, सोसाइटी उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेती है, बट 30 तक आपको फाइट करते रहना पड़ता है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। इसमें किसी भी इंसान को अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है या सोसाइटी का प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है, तो मुझे उसको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ ही होता है। आप अपने दोस्तों से बात करो, उनके साथ भी हो सकता है। मे बी उनको सोसाइटी की प्रॉब्लम नहीं है बट फैमिली प्रॉब्लम होगी, मे बी उनको फैमिली प्रॉब्लम नहीं है बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी। तो ये सबके साथ आएगा, और यही 6-7-8 महीने इन सारे प्रॉब्लम्स को साइड करके केवल सिलेबस, केवल टीचर, केवल रिवीजन पर अगर आपने फोकस किया तो आपका एग्जाम निकलेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसके चलते बहुत लोगों का एग्जाम नहीं निकल पाता है। आप 10 दिन पढ़ोगे, 11वें दिन नहीं पढ़ोगे, 12वें दिन नहीं पढ़ोगे, फिर 20 दिन बाद पढ़ना शुरू करोगे, तो आपका फ्लो टूट गया ना, आपका फ्लो टूट गया। आप उस पूरे सिस्टम से ही बाहर चले गए। जब आप सिस्टम से ही बाहर चले गए तो वापस से सिस्टम में आने में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, आपकी कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगी, आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, राइट? तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो ब्रेकअप्स की प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपकी रिवीजन नहीं कर पाने की प्रॉब्लम हो, टाइम नहीं दे पाने की प्रॉब्लम हो, फैमिली की प्रॉब्लम हो, पेरेंट बूढ़े हो रहे हैं, वो भी एक बैक ऑफ द माइंड में चलते रहता है कि दोस्त बहुत अच्छा कर रहे हैं, फैमिली उतनी साउंड नहीं है, फैमिली के पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। एक टाइम बाद ये सारी चीज़ें स्टेबल हो जाती हैं। बट अगर आपने इन सारी चीज़ों को 6 महीने के लिए साइड नहीं किया तो 6 years आपके लग जाएंगे इस एग्ज़ाम से बाहर जाने में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप 6 महीने, आपके पास वो मोटिवेशन, वो इंटरनल बिलीफ होना चाहिए कि अगले 6 महीने मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपने आप को थोड़ा सा दूर कर लो फैमिली से। आई एम नॉट सेइंग कि बात करना बंद कर दो, थोड़ा सा दूर मतलब फैमिली ग्रुप्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना बंद कर दो। जिन इवेंट्स में जाना पॉसिबल है,
बस वहीं पे जाओ जहाँ पे नहीं पॉसिबल, मतलब जहाँ पे आप नहीं जाना चाहते वहाँ पे ज़बरदस्ती जाने का कोई लॉजिक नहीं है। व्हाट्सएप के बहुत सारे ग्रुप्स बने हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव मत रहो। इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दोस्तों से थोड़े से कट जाओ। 6-7 महीने के लिए अगर आपने किसी से बात करना बंद कर दिया, अपने फैमिली से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेना। थोड़ा सा अगर आपने डिस्टेंस बना लिया तो ऐसा नहीं है कि फैमिली आपसे बात नहीं करेगी या फिर दोस्त आपके छूट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। 6-7-8 महीने आपको टाइम देना पड़ेगा। एक कैरेक्टर को बिल्ड करने में 7 से 8 महीने लगते हैं, 9 महीने लगते हैं, तो आपको 9 महीने तो टाइम देना पड़ेगा। तो 9 महीने आपके अंदर वो सबसे इंपॉर्टेंट बिलीव होना चाहिए कि मैं पीछे वो इमेज देख रहा है, मुझे बहुत प्यारा लगा, एंड दैट इज़ द सोर्स ऑफ मोटिवेशन दैट आई एम गेटिंग एक्चुअली। हाँ, तो वो बिलीव आपको जरूर आना चाहिए। मैम देख रहे हो, दैट इज़ द मेंटर एंड ही इज़ द मतलब एस्पिरेंट जो वहाँ पे तो मैं वहाँ पे कृष्णा को इसीलिए मैंने रखा है क्योंकि दिस इज आई थिंक अर्जुन। हाँ. तो ये अर्जुन है जो महाभारत के जो टाइम है, एक्सट्रीमली टैलेंटेड, बट ही स्टिल नीड अ मेंटोर, एंड वो कृष्णा मेंटोर है। मैंने इसीलिए ये फोटो लगाया है। अगर वो वहाँ से भाग जाते हैं तो क्या वो अर्जुन होते हैं? नहीं होते। Exactly. वहाँ पे मैम वो मेंटर का काम आता है कि वो उसको रोक के रखेगा। बट आपको उतने देर आपको उस टीचर की बात सुनने के लिए वो कॉन्फिडेंस तो चाहिए अंदर, मतलब आपको टाइम तो देना पड़ेगा ना। अगर आप सोचोगे 2 मिनट में सिलेक्शन हो जाए, नहीं होता है दोस्त, किसी का नहीं होता है। मे बी तुम्हारे दोस्तों का हो गया होगा बट तुम्हारा नहीं होगा। नो वन इज़ दैट लकी ना। अब मैं दुनिया के सबसे लकी इंसान के साथ खुद को कैसे कंपेयर कर सकता हूँ? नहीं कंपेयर कर सकता है। आपको फाइट करना पड़ेगा, आपको हर टाइम फाइट करना। लाइफ में बर्थ लेने से लेके जब तक आप मरते नहीं हो तब तक आपको फाइट करना पड़ता है। ये तो छोटा सा एग्ज़ाम है, कितने साल का है इसका एज, मतलब एग्ज़ाम का कितना है, 1 साल का टाइम है। तो अगर मान के चलो कि ह्यूमन बींग 70-80 साल जिंदा रहता है इंडिया में, तो कितना है, 1/70 है वो प्रोपोर्शन आपका। उतना टाइम तो आप मेहनत कर लो खुद के ड्रीम्स के लिए, उतना आप मेहनत कर लो, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे मेरे दोस्तों को भी देखा है, उन लोगों का ब्रेकअप वही टाइम पे होता है जब वो प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं। होता है ऐसा कोई सक्सेसफुल कैंडिडेट नहीं है, ऐसा कोई फील्ड कैंडिडेट नहीं है जिसका ब्रेकअप्स नहीं हुआ है, होगा, एंड आई डू बिलीव होना चाहिए। एक उससे इमोशनल मैच्योरिटी आती है, थोड़ा इमोशनल इंटेलिजेंट आदमी होता है, चीज़ों को फेलियर को, अरे पर्सनल लाइफ में फेलियर बहुत बड़ा फेलियर होता है यार, एग्जाम से ज़्यादा सेटबैक उस टाइम लगता है, तो चलता है, इतना होना चाहिए। आई बिलीव कि 1-2 बार हो जाए ताकि आप और बड़े झटके खाने के लिए तैयार हो जाए। ये अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे थोड़ा मोटिवेशन के बारे में, तो हमने बात ही कर लिया, तो अभी आते हैं कि सब्जेक्ट्स के बारे में, क्योंकि ये मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ वही एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि वो लोग को भी एक मेंटरशिप चाहिए, वो लोग को भी एक डायरेक्शन चाहिए। तो अभी सब्जेक्ट्स के लिए आप क्या बोलेंगे कि सबसे ज़रूरी सब्जेक्ट कौन सा होता है? मैं वो सारे कम्युनिटी को एड्रेस कर दे रहा हूँ जिन्होंने APSC के बारे में सोचा भी होगा। मैं ये मान के बता रहा हूँ कि किसी को कुछ नहीं आता है रिगार्डिंग द सिलेबस। आप मेरी बात 2-3 मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस एग्ज़ाम में 3 स्टेज है। द फर्स्ट स्टेज है द प्रीलिम्स, उसके बाद मेन स्टेज है, देन आपका इंटरव्यू का स्टेज है। फर्स्ट स्टेज जो प्रीलिम्स के स्टेज है उसमें 2 पेपर होते हैं, एक GS का पेपर होता है और दूसरा CSAT का पेपर होता है। GS में आपको वही हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, असम का पोर्शन पढ़ना है APSC के लिए, और दूसरा जो है वो CSAT का पेपर है, जिसमें अगर मैं बहुत रॉ बात करूँ तो मैथमेटिक्स पूछता है, अर्थमेटिक्स पूछता है, रीजनिंग पूछता है और इंग्लिश पूछता है। ये 3 बात है। प्रीलिम्स आपको एक कट ऑफ होती है, उसको पार करना होता है। अगर आपने उस कट ऑफ को पार कर दिया तो कहानी प्रीलिम्स की ख़त्म। उसके बाद फिर मेन स्टेज है जहाँ पे सब कुछ डिसाइड होता है, जहाँ पे APSC में 5 GS के पेपर हैं। GS पेपर 1, 2, 3, 4, 5 और एक ACA का पेपर है। GS पेपर 1 में आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, सोसाइटी पढ़नी है। GS पेपर 2 में आपको पॉलिटी पढ़नी है, IR पढ़ना है, सोशल जस्टिस और गवर्नेंस पढ़ना है। GS पेपर 3 में आपको इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक पढ़ना है। GS पेपर 4 एक इथिक्स का पेपर है। इथिक्स का मतलब बस कैरेक्टर बिल्डिंग समझ लो आप, कि सिविल सर्वेंट का कैरेक्टर बिल्डिंग कैसा होना चाहिए, उस कैरेक्टर को जज करने के लिए एक पेपर रखा है उन्होंने, इथिक्स का पेपर GS पेपर 4 है। एंड देन लास्ट में आपका आता है असम का पोर्शन, GS पेपर 5, जिसमें असम का जो भी हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी है उसके बारे में वो क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड लास्ट जो आपका पेपर है दैट इज ACA का पेपर। ये हालांकि सबसे पहले दिन होता है ACA का पेपर, जिसमें आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं। तो ये 5 GS के पेपर और एक ACA का पेपर मेंस का स्टेज में होता है। उसके बाद फिर अगर आपने मेंस की कट ऑफ को क्लियर किया तो फिर आपको इंटरव्यू पैनल में जाने का मौका मिलता है, फिर आप वहाँ पे इंटरव्यू देते हो। इतना ही सिंपल प्रोसेस है। अब मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुनना। मैं वो मेंटर वाली बात बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब आप बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। आपकी ग्रेजुएशन हिस्ट्री में हो सकती है, आपकी ग्रेजुएशन पॉलिटी में हो सकती है, आपकी ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में हो सकती है, बट मैम हिस्ट्री लिखने का जो तरीका है, इकोनॉमी लिखने का जो तरीका है, पॉलिटी लिखने का जो तरीका है, ज्योग्राफी लिखने का जो तरीका है वो सेम नहीं है।
जिस तरह से आप हिस्ट्री के आंसर्स लिखते थे, आप उसी तरह से पॉलिटी के आंसर्स नहीं लिख पाओगे, आप इकोनॉमिक्स के आंसर, ज्योग्राफी के आंसर्स की तरह नहीं लिख पाओगे। तो किस सब्जेक्ट में इंट्रोडक्शन कैसा डालना है, किस सब्जेक्ट में बॉडी कैसा होना चाहिए, किस सब्जेक्ट में कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, यहाँ पे रोल ऑफ मेंटर आता है। अब अगर मैं आपको सब्जेक्ट बताऊँ तो हमारे पास GS पेपर 3 ऑलमोस्ट 15 पेपर पढ़ने हैं, 15 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। 15 सब्जेक्ट पढ़ने अगर आप खुद से पढ़ने बैठोगे तो आपको कम से कम 3 साल लगेंगे, राइट। बट अगर आप किसी वैसे इंस्टीट्यूशंस के साथ हो या किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जो 10 साल से वही काम करा रहा है, एक आप पूरे के पूरे इकोसिस्टम में आ गए जहाँ पे आपके दोस्त भी प्रिपरेशन करने वाले हैं। आप किसी लाइब्रेरी में हो, आप किसी सिस्टम में हो, किसी कोचिंग में हो जहाँ पे आप भी प्रिपेयर करने वाले हो, आपके दोस्त भी प्रिपेयर करने वाले हैं, आपके आसपास पूरे लोग भी प्रिपेयर करने वाले हैं और आपके आसपास जो भी लोग हैं वो आपको प्रिपरेशन कराने वाले हैं। उस इकोसिस्टम में जब आप आते हो तो आपका बहुत सारा इशू सॉल्व हो जाता है। आपको ये पता चल जाता है कि पढ़ना क्या है, आपको ये पता चल जाता है कि अगर डाउट हुआ तो पूछना किससे है, आपको ये पता चल जाता है कि मेरी गलतियाँ कहाँ पे है। तो मेंस के स्टेज में ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें फैमिली का भी रोल होता है कि 2-3 महीने फैमिली को समझनी चाहिए। जैसे मेजॉरिटी ऑफ अस आर फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली, वहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आता है, तो बहुत लोगों को डिफ़िकल्ट भी होता है। मतलब बहुत से फ्रेंड्स हमारे कहते हैं, जैसे जो लोग ITs वगैरह के भी हैं, बहुत से फ्रेंड्स कहते हैं क्यों इतना मेहनत कर रहा है, हमारी बेंगलोर में लाइफ अच्छी है, हमारी US में लाइफ अच्छी है, हमारे यूरोप में लाइफ अच्छा है, तुमको क्या मिलता है वो 6x10 के कमरे में, 6x10 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, खैर 6x6 के कमरे में बैठ के प्रिपेयर करने से तुमको क्या मिलता है। वो सब मिलता है जिस दिन आपका सिलेक्शन होता है। फिर आपने जितनी मेहनत की है वो 2 साल 3 साल 4 साल में, वो सारा आपका उसी दिन सॉल्व हो जाता है जिस दिन आप मेरिट लिस्ट में नाम देखते हो। तो प्रिपरेशन के टाइम दोस्तों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बात करने में कोई लॉजिक नहीं है। देयर इज़ नो पॉइंट इन डिफेंडिंग योरसेल्फ। अपने सपने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है किसी को। घर में 2-4 लोग जानते हैं तो जानते हैं, रिलेटिव्स को बहुत ज़्यादा आपसे मतलब नहीं है कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। अगर आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो जो सबसे पहला इशू होता है वो रिलेटिव के बच्चों के साथ होना शुरू हो जाता है। लेट्स बी वेरी वेरी ऑनेस्ट इज लाइक राइट। तो ये एक बात है। तीसरी एक बात है खुद का, यार अगर आप ह्यूमन बीइंग में जन्म ले चुके हो तो फाइट करो ना, एक बार फाइट करो, ड्रीम बड़ा करो। जब तक आप ड्रीम बड़ा नहीं करोगे तब तक बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए अचीव करना। फिर मिडिल क्लास की लाइफ आप जी लो, मतलब इट्स गुड, आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत तरीका है, बट अगर आपने सोसाइटी को कुछ दे नहीं पाए, अगर आप खुद का वर्थ प्रूफ नहीं कर पाए तो फिर देयर इज़ नो पॉइंट इन लिविंग लाइक, फिर देयर इज़ नो पॉइंट इन टू बी बोर्न इन ह्यूमन बीइंग। मतलब फिर मनुष्य होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप 10 लोगों को इंस्पायर नहीं कर पाए, अगर आप 100 लोगों का लाइफ बेहतर नहीं कर पाए, तो फिर मनुष्य में जन्म लेने का आपको कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं। थोड़ी सी फिलोसफिकल हो गई, बट दिस इज़ हाउ द लाइफ इट, राइट। तो ये एस्पिरेंट जब आप होते हैं, मैं भी अगर धीरे धीरे उस जोन में जा रहा हूँ, आई कैन फील द पेन जो फील होता है। आपसे ओनर पैसा मांगने आ जाता है, आपके पास पैसे नहीं होते हैं, 2-4 दिन फिर ख़राब होते हैं। सम टाइम देयर वेयर मेरे बहुत से दोस्त थे जिनके पास सीरियसली खाने को भी पैसा नहीं था, बट दे गॉट सेलेक्टेड इनटू IPS। आज उनकी लाइफ अच्छी है, बट हाँ उन्होंने उस पेन को, उससे कॉन्फिडेंस गेन किया, उसको एज अ फायर कल्टिवेट किया कि अच्छा आज नहीं है, अगले साल मेरे साथ ये दिक्कत नहीं होगी, एंड दे क्रैक्ड द एग्ज़ाम, राइट। बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी, फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, फ्रेंड सर्कल भी बहुत सपोर्टिव था, कॉलेज भी DU का टॉप कॉलेजेस था, उनका प्रीलिम्स भी नहीं निकला। वो मोटिवेशन नहीं था, वो फायर नहीं था, चीज़ों को सीरियस नहीं लेते थे। तो अगर आपने 8-10 महीने चीज़ों को सीरियस लिया है, अगर आपने 8-10 महीने खुद को एकदम कट करके चीज़ों को हटा के अगर आपने फोकस किया है खुद को, तो आपका एग्ज़ाम पक्का निकलेगा, 110% निकलेगा। आई फील कि मुझे 2-3 सालों में आई वॉज ब्लेस्ड कि गुवाहाटी में नहीं, असम में ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पे मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा ACS IPS नहीं होगा। तो आई हैव सीन दोज, मतलब मैं थोड़ा सा पर्सनल कनेक्ट भी होता है बच्चों के साथ, तो हर वैरायटी के लोग सेलेक्ट होते हैं। पीपल फ्रॉम द बेस्ट कॉलेजेस सेलेक्ट होते हैं, पीपल फ्रॉम द वर्स्ट कॉलेजेस सेलेक्ट होते हैं, पीपल जो बहुत अच्छे टॉपर्स हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो दिस इज़ हाउ एग्ज़ाम इज़, राइट। 8 महीने खुद को टाइम देने, 9 महीने खुद को टाइम दे दो, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। बट वो 9 महीने में तुमको और कोई एक्सटर्नल फोर्स हैम्पर नहीं करनी चाहिए। अगर एक्सटर्नल फोर्सेस से अगर आप ऑफेंड हो गए, एक्सटर्नल फोर्सेस से अगर आप इन्फ्लुएंस हो गए, तो फिर आपका कंसंट्रेशन खराब होगा और एग्जाम में बहुत कंपटीशन है। पीपल फ्रॉम द IITs आर कॉम्पिटिंग, पीपल फ्रॉम द IIM आर कॉम्पिटिंग। इस साल के एग्ज़ाम में, इस साल के APSC के एग्ज़ाम में मॉक इंटरव्यू के टाइम में मुझे एक लड़की मिली थी जो UPSC के जियोलॉजिस्ट के एग्ज़ाम में टॉपर थी। तो पीपल लाइक हर आर अपीयरिंग इन APSC। तो आपको इसकी सीरियसनेस को समझना पड़ेगा।
आप थोड़े से सीरियस हो जाओ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाओ, फिक्स सिलेबस है, फिक्स मेंटर है, हो जाता है सिलेक्शन। ये प्रोसेस सिंपल है, बस आपको ये समझना पड़ेगा कि ये प्रोसेस सिंपल है। जो इंसान बात कह रहा है वो प्रोसेस सिंपल ही है। आप इसको कॉम्प्लेक्स करने जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे 2+2 होता है ना, 1.5 + 1.5 + 1 भी तो 4 होता है ना। तो आपको इतना घूम के क्यों जाना है, आप 2+2 देखो ना। अभी हम बात कर रहे थे जैसे कि मोटिवेशन के बारे में। एक वर्ड हम लोग ने एक मूवी में देखा था, तो आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द मूवी, वहाँ पे बोला था कि रीस्टार्ट, 12th फेल। दैट वर्ड रियली क्लिक्ड माई माइंड। मुझे हिला के रख दिया वो वर्ड ने, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी टाइम हम लोग 0 तक आ जाते हैं, उससे फिर से स्टार्ट करना बहुत दिक्कत होता है। एंड APSC हो या कोई भी एग्जाम्स हो, वहाँ पे हमें कभी कभी आना पड़ता है ना 0 से। लाइफ के हर पार्ट में ये है। एग्जैक्टली। आप पहली बार पहले काम में कब सक्सेसफुल हुए थे? आप पहली बार में चलना सीख गए थे क्या? दौड़ना सीख गए थे? लिखना सीख गए थे? नहीं। तो जब आप पहली बार में दौड़ना नहीं सीखते, लिखना नहीं सीखते, बोलना तक नहीं सीखते जब आप पहली बार में, तो टाइम तो लगता है ना यार। वो रीस्टार्ट क्या कर रहा है कि आप एक लेवल पे पहुँचे, आप वहाँ से गिर के एकदम नीचे आ गए, तो वो मोटिवेशन को पुश कर रहा है बस कि चलो रीस्टार्ट करते हैं। आपके पास देखो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको रीस्टार्ट करना ही पड़ेगा। आप आज करो या आज के 5 साल बाद करो या 4 साल बाद करो, आपको रीस्टार्ट करना ही पड़ेगा, राइट। मैंने लाइफ में हर आदमी को देखा है, किसी की समझदारी 16 ईयर्स में आ जाती है, किसी की 26 में आती है, किसी की 36 में आती है, किसी की 46 में आती है, किसी की 46 में आती है, बट हर आदमी समझदार हो जाता है एट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। तो रीस्टार्ट आपको करना ही करना है। और ये केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात नहीं है, आपको लाइफ के हर फेज़ में। यार कल को आप सर्विस में जाओगे तो आपको रीस्टार्ट कई बार करना पड़ेगा। मे बी आपकी पोस्टिंग किसी ऐसे डिपार्टमेंट में हो गई जहाँ पे आपको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना है। मे बी आपकी पोस्टिंग किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में हो गई जहाँ पे कोई बेसिक फैसिलिटी तक नहीं है, स्कूल तक नहीं है। एट द एज ऑफ 30, 35, 40 आपको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल ही नहीं मिल रहा है, आपकी पोस्टिंग वैसे जगह पे है, तो ऑब्वियसली विल हैव टू रीस्टार्ट अगेन, राइट। तो ये सारी चीज़ें आएंगी आपके साथ। दैट इज़ इंपॉर्टेंट यार। मतलब मोटिवेशन इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो अंदर से आए तो ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको मोटिवेट कर दूँ या आपके पॉडकास्ट के 2-4 क्लिप मोटिवेट कर दें, वो कितने देर रहेगा? 10 सेकंड, 20 सेकंड, मे बी 24 घंटे। बट वो चीज़ को 8 से 10 महीने कंटिन्यू रखना, इसके लिए आपको इंटरनल मोटिवेशन चाहिए, और वो एक डिटर्मिनेशन लेके आओ। मोटिवेशन ठीक है, बट डिटरमाइन अगर आप हो जाओ कि मुझे ये एग्ज़ाम है, ये सिलेबस है, ये एग्ज़ाम निकालना है बस, तो ये एग्ज़ाम निकल जाता है, राइट। ये बात है। और बिल्कुल कंपेयर मत करना किसी से भी, अपने दोस्तों से कंपेयर मत करना, अपने दोस्तों के कॉलेजेस से कंपेयर मत करना। कंपैरिजन इस एग्ज़ाम में आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। खुद को रोज़ इवॉल्व करो, हर दिन थोड़ा थोड़ा ऐड करते अगर आप चलोगे तो आपका देखो सिलेक्शन हो जाएगा। खुद को बस इवॉल्व करते जाना है। आपको कुछ नहीं आता, ये सबसे अच्छी बात है। आपको APSC के बारे में कुछ नहीं पता, बहुत अच्छी बात है, बट प्लीज़ एक्सेप्ट कि आपको कुछ नहीं पता। आप 1 महीने टीचर की बात माने, आपको बहुत कुछ आ गई। आपने 2 महीने टीचर की बात माना, आपको बहुत कुछ आ गई। 3 महीने टीचर की बात माना, आपको बहुत कुछ आ गई, राइट। तो आपको हर दिन इवॉल्व होते जाना है, गलतियां रिपीट नहीं करनी है। अब गलतियां कैसे नहीं रिपीट करोगे? जब आप रिवाइज करोगे तो उसमें गलतियां रिपीट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जब आप पर्सनल मेंटरशिप में आओगे तो वहाँ पे गलतियां रिपीट होने के चांसेस बहुत बार कम हो जाती हैं। कई लोग आपके ऐसे भी दोस्त होंगे या आपके सीनियर्स होंगे या आपके भाई बहन भी हो सकते हैं जो मेंस बहुत बार दे रहे हैं, 2 बार मेंस दे रहे हैं, 3 बार मेंस दे रहे हैं, 4 बार मेंस दे रहे हैं, उनका एग्ज़ाम ही नहीं निकल रहा है। फिर वो कहने लगते हैं कि एग्ज़ाम ख़राब है, किस्मत ख़राब है। कुछ ख़राब नहीं है, तुम्हारे आंसर लिखने का तरीका ख़राब है, तुमको आंसर लिखने आता ही नहीं है, राइट। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। आप अपने आंसर्स लेके जाओ। जब आपको कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो आप किसी ऐसे इंसान के पास अपने आंसर्स लेके जाओ कि सर इसमें देखो क्यों नंबर नहीं आ रहा है। एक बार अगर आपका नंबर कम आया, मे बी लक फैक्टर इन्वॉल्व। दूसरी बार भी नंबर कम आया तो मे बी लक फैक्टर इन्वॉल्व। जब तीसरी बार भी आपका मेंस में नंबर कम आ रहा है तो काहे का लक फैक्टर? फिर तो देयर आर सर्टेन क्वालिटीज जो आपको आती ही नहीं है, इसीलिए आपका नंबर कम आ रहा है। तो वो एक्सेप्टेंस अंदर लाना बहुत ज़रूरी है। करो फिर रीस्टार्ट, बट रीस्टार्ट कर रहे हो विदाउट एक्सेप्टिंग। सेम प्रोसेस को आप फॉलो करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा ना। आपको प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। अगर आप रिजल्ट चेंज करना चाहते हो तो आपको प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। आपने वो मूवी देखी थी? उसमें लास्ट में उसने प्रोसेस चेंज किया है मैम। इस बात पे किसी का ध्यान नहीं है। एवरीवन इज फोकसिंग ऑन रीस्टार्ट, बट वो जो प्रोसेस उसने लास्ट में जाके चेंज किया, लास्ट में जाके मेंटर चेंज किया उसने, तो वो इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। आपको मोटिवेशन आपको आपके अंदर मेहनत करा सकता है, बट आपको वो ट्रिक्स चाहिए, आपको वो टेक्निक चाहिए, आपको वो पूरी की पूरी साइंटिफिक एक प्रोसेस है, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। वैसे आप क्या बोलेंगे कि टीचर्स का कितना रोल प्ले होता है यहाँ पे, और आप कैसे टीचर को आप बोलेंगे कि ही इज़ अ सक्सेसफुल टीचर? सक्सेसफुल टीचर किसके टर्म में देखना चाहते हो? इंटरनेट सेंसेशन के रूप में देखना चाहते हो, या फिर नंबर ऑफ सिलेक्शंस के रूप में देखना चाहते हो, या
देखो व्हाट आई फील, आई एम थर्ड जनरेशन टीचर, ठीक है। थर्ड जनरेशन ये आपको सुनने में मिलता होगा, आर्म्ड फोर्सेज में बहुत बार आपको सुनने में मिलता है कि थर्ड जनरेशन फैमिली है, ब्यूरोक्रेसी में थर्ड जनरेशन फैमिली होती है। मेरी थर्ड जनरेशन टीचिंग में, मतलब मैं तीसरा जनरेशन हूँ जो टीचिंग में इन्वॉल्व है हार्डकोर। तो फॉर मी अ गुड टीचर इज़ वन, मेरे दादा ने ये बात सिखाई थी कि पढ़ने वालों का कहीं से सिलेक्शन हो जाता है। अच्छा टीचर वो है जो एक बहुत एवरेज से बच्चों को उसके ड्रीम तक पूरा करा दे, राइट। तो हम मैम हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है, हम एडटेक हैं, फैक्ट है, बट हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी है। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का, दुनिया की तीसरी चौथी सबसे लार्जेस्ट इकॉनमी का, जो सबसे प्राइम एज है 21 से 30 साल वालों का, उनके ड्रीम को हम लोग फुलफिल करते हैं। तो अगर आपने उनके ड्रीम के नज़दीक इनको उठा के रख दिया कि नाउ दे आर सेटिस्फाइड एट द एज ऑफ 25 कि अगले 35 साल मुझे कंट्री के लिए क्या करना है, ये उनको क्लियर हो गया, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। तो एज अ टीचर आप प्लीज़, हर टीचर कम्युनिटी से भी मैं कहना चाहूँगा, आप प्लीज़ ईमानदार रहिए उन हर बच्चों के साथ जो आप पे ट्रस्ट किया है। आपके पास 200 बच्चे हैं तो भी ट्रस्ट कीजिए, आपके पास 2000 बच्चे हैं तो भी उन सारे बच्चों को ट्रस्ट कीजिए। अगर आपके पास 20,000, 25,000, 50,000 बच्चे हैं तो भी आप ये मत, रात को आपको ये हमेशा याद होना चाहिए कि क्या जो बच्चा आप पे ट्रस्ट करके आया था, अपने ड्रीम्स लेके आया था, और वो ड्रीम्स उसकी ही नहीं, उसकी फैमिली के भी ड्रीम्स हैं, तो क्या आप उस बच्चे को उस ड्रीम के नज़दीक ले जा रहे हो या नहीं ले जा रहे हो। तो मैं बहुत इंटेलिजेंट है, मेरा सिलेक्शन यहाँ से भी होगा, वहाँ से भी होगा, वहाँ से भी होगा, बट अगर मैं एवरेज है मैम, अगर मुझे चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती, 2 बार में समझ में नहीं आती, मैं थोड़ा सा शाई है, मैं बहुत ईजिली अप्रोचेबल नहीं हो पाता लोगों से, तो इन दैट केस मुझे क्या करना पड़ेगा, जब वहाँ पे उस टीचर का रोल आता है कि वो उसके कैरेक्टर को समझे, उस पर्सन को समझे और उस बच्चे को पुश करे। तो ये टीचर का रोल है। टीचर का रोल केवल पढ़ाने तक नहीं है, टीचर का रोल पढ़ाना तो ऑब्वियसली है, कंटेंट आपको देना पड़ेगा, बट उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे में फायर है बट वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर से वो झिझक हटाना और उनको उस स्ट्रीम लाइन में लाना कि उनका भी सिलेक्शन हो जाए। इस दौरान मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे टीचर्स मुझे मिले हैं जो कि बैक बेंचर्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। वो सोचते हैं कि ये लोग तो ऐसे ही चल जाएंगे लाइफ में मीडियोकर बन के या फिर गधे बन के, लेकिन मैंने देखा है कि वही टीचर्स आके क्या करते हैं कि फ्रंट बेंचर्स को हमेशा इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन आज मैंने लाइफ में देखा है कि वो फ्रंट बेंचर्स कहाँ हैं वी डोंट नो, लेकिन बैक बेंचर्स आर रियली डूइंग गुड। तो उन टीचर्स का वही रोल था आई थिंक सो कि वो लोग कैसे बैक बेंचर्स को भी फ्रंट बेंचर्स बना दे, उनका टैलेंट निकाल दे। लेकिन बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो वही हिसाब से आप क्या बोलेंगे कि ये बायस जो एक परंपरा चल रही है हमारे भारतवर्ष में, तो वो कितना चेंज हुआ है, वो सिनेरियो कितना चेंज हुआ है अभी? ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम है, स्पेशली स्कूल और कॉलेजेस में, ये आपको फ्रंट बेंच और लास्ट बेंच का डिवीजन देखने को मिलता है। स्पेशली स्कूल्स में आपको बहुत देखने को मिलता है। इनिशियल लेवल ऑफ स्कूलिंग में ये माना जाता है कि आगे के जो 4-5 बच्चे हैं दे आर द टॉपर्स एंड बाकी पीछे से टॉपर्स, राइट। तो ये बायसनेस है एंड आई बिलीव कि लाइफ में बहुत लंबा फेज़ होता है, स्कूल उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैंने आपको बोला ना, स्कूलिंग हो, कॉलेजेस हो या फिर कोचिंग हो, हर बच्चा कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए आता है। तो अगर एज अ टीचर आप इसको इम्प्रूव नहीं करा पा रहे हो तो आप फील्ड टीचर हो, वो फील्ड स्टूडेंट नहीं है। अगर आपने मतलब वही बात फिर रिपीट हो गया है कि अगर आपने पढ़ने वाला बच्चा है उसको पढ़ा कर टॉपर बना ही दिया तो आपने क्या उखाड़ लिया जीवन में? कुछ नहीं उखाड़ा। बट वो जो पीछे वाला बच्चा था जिसको लग रहा था लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, या पूरी सोसाइटी को लग रहा था कि लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, अगर आपने उसके साथ मेहनत करके उसकी लाइफ इंप्रूव की तो फिर तब आप अच्छे टीचर हो। ये बात है। और फ्रंट बेंचर बैक बेंचर के कॉन्सेप्ट को मैं बहुत ज़्यादा नहीं मानता। स्कूल में मैं फ्रंट में बैठता था, कॉलेज में सबसे पीछे बैठता था, राइट। तो ये चीज़ें डाइल्यूट होती रहती हैं टाइम के साथ साथ। टीचर्स को स्टीरियोटाइप से बचना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ये लड़का है नहीं कर पाएगा, ये लड़की है नहीं कर पाएगी, ये वहाँ से पढ़ के आया तो नहीं कर पाएगा, ये IT करके आया तो पक्का कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। प्लीज़ बी इक्वल टू एवरीवन, ट्रीट एवरीवन इक्वली, सबको फेयरनेस के साथ ट्रीट करो, सबको एज अ फैमिली मानो। चूँकि टीचर आई फील कि जो ब्लड रिलेटिव नहीं है, मदर और फादर के बाद अगर किसी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है तो वो टीचर का ही है। आपके लाइफ में भी 2-3 टीचर्स ने अच्छे रोल प्ले किए होंगे, तभी आप यहाँ पे हो, या तभी मैं वहाँ पे हूँ, या तभी कोई और कहाँ पे होगा। तो टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टीचिंग इज़ नॉट जस्ट अ जॉब पर्सन, मतलब इट्स नॉट अ जॉब मैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैरेक्टर बिल्डिंग का काम करते हैं हम लोग, लोगों का सपने पूरे करते हैं। Exactly. तो उस चीज़ को हर टीचर को याद रखना चाहिए। एक बात तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों का सेकेंड हाउस ही होता था कि घर से जाके माँ के अलावा अगर कोई है जो हमें इतना ज़्यादा समझते थे वो टीचर्स ही होते थे। तो इसी हिसाब से टीचर्स का इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि वो लोग हमें शेप करते हैं, और इसी हिसाब से मेंटर्स का रोल आ जाता है जब हम
लोग थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए आ जाते हैं, तो अभी जैसे कि आपका जो ये फाउंडेशन है तो वहाँ पे लोग स्टूडेंट्स आते हैं, तो कितना सारा अभी स्टूडेंट्स को मिला है इस बार? मैं आपको शुरू करता हूँ। स्मार्ट आइज फाउंडेशन इज़ नॉट अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, 2009 में थी। 2009 से स्मार्ट आइज फाउंडेशन था। उसके बाद मैम हमने यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 8 दिया है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में ऑल इंडिया रैंक 8 दिया है। इस साल मयूर हजारिका का रैंक 5 आया था। उसके पहले जो बेस्ट रैंक इस पूरे रीजन से थी दैट इज़ फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूशन, रैंक 8 था। यूपीएससी में हमने हर साल सिलेक्शन दिया है, 2-3 साल बीच में छोड़ के। रीजन बिंग के हमारे मेंटर्स थे, उनको कुछ पर्सनल इशूज़ हो गई तो ही शिफ्टेड टू दिल्ली। बट हमने इतना हल्ला नहीं किया था। आज आपको इस इंस्टीट्यूशन की थोड़ी बहुत ब्रांडिंग दिख रही होगी, बट ये बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है। 2009 से है, जब यहाँ पे लोग प्रिपरेशन करने के बारे में सोच भी नहीं रहे थे। तब वो जो थोड़ा सा एलीट सेक्शन था, अच्छे कॉलेजेस से पढ़ा हुआ या अच्छे फैमिली बैकग्राउंड के, वहाँ से लोग जुड़े हैं। स्मार्ट आइज फाउंडेशन को हमने इस साल APSC के लिए जब स्टार्ट किया था, अभी बैक इन ऑन 10th of May, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 10th of May जब हमने APSC के कोर्सेज लॉन्च किया था, तो हमारे पास 178 बच्चे इनरोल्ड हुए थे। मेंस के कोर्स में 178 बच्चे इनरोल्ड हुए थे, जिसमें से 78 के ऊपर इंटरव्यू में अपीयर हुए थे। उस 78 में से 42 के अराउंड सर्विस में एलोकेट हुआ है। उसमें से कुछ ऐसे बच्चे भी थे मैम जिसको आंसर्स लिखने आता ही नहीं था, जिनको क्वेश्चन समझ में भी नहीं आता था। अगर आप APSC का क्वेश्चन आप देखना, आप तो क्वेश्चन ही 2-2, 3-3 पैराग्राफ्स का होता है, तो वो क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे थे। बट हमने उन सबके साथ बहुत मेहनत किया एंड दे ऑल गेट सेलेक्टेड, दैट नॉट 41 गेट सेलेक्टेड। बाकी के भी जो 40 लोग हैं जिन्होंने मेंस क्लियर किया था इस साल, वो अगले साल सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इट्स नॉट लाइक इस साल नहीं हुआ तो अगले साल नहीं होगा, होगा। सबका सिलेक्शन होता है। बस आपको यही 2-4 बातें ध्यान रखनी होंगी। 8 महीने पढ़ने हैं, 8 घंटे पढ़ने हैं, किसी की बातों से आपको परेशान नहीं होना है। पूरी की पूरी बाहर दुनिया से खुद को थोड़ा टाइम के लिए कट कर लो, आप सेलेक्ट हो जाओगे। और फिटनेस का क्या रोल होता है यहाँ पे? मेंटर का तो है ही, स्टूडेंट्स का बोलिए आप। नहीं, मेंटल फिटनेस या फिजिकल फिटनेस दोनों इंपॉर्टेंट है। मेंटल फिटनेस, आई एम हाईली मेंटली फिट। मतलब मुझे ऐसी दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो मुझे मेंटली हिला सके। मुझे याद है मैं अपने 19 साल के लाइफ में 1 या 2 बार परेशान हुआ होगा लाइफ में, बाकी मैं परेशान नहीं होता। तो मेंटल फिट मैं बहुत ज़्यादा हूँ, उसमें मैं आपकी बहुत हेल्प कर सकता हूँ। फिजिकल फिट मैं खुद बहुत ज़्यादा नहीं हूँ यार, तो मैं उसमें तुम्हारी बहुत हेल्प नहीं कर सकता। मेंटल फिटनेस में बता सकता हूँ। एग्जैक्टली। नहीं, स्टूडेंट्स का जैसे कि फिटनेस का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। क्या 8 घंटे पढ़ेंगे बैठ के? आप 25 साल की उम्र में 35 साल के नहीं दिख सकते हैं। दैट शुड बी मतलब कंसर्न। आप 25 साल 23 साल की उम्र में 30 साल के नहीं दिख सकते, तो थोड़ा बहुत 1-1.5 घंटे भाग लो यार। अब 6 पैक्स एप्स नहीं बनाने हैं, मतलब पूरी एकदम शाहरुख खान टाइप बॉडी नहीं बनानी है, सलमान खान टाइप बॉडी नहीं बनानी है, बट थोड़ा सा फिट रहने का टाइम आपको निकाल लो। 1 आध स्पोर्ट्स खेल लो, बैडमिंटन खेल लो, कुछ नहीं होता स्किपिंग कर लो, तो देयर आर एम्पल स्कोप, आप कर सकते हो। बट मेंटल फिटनेस सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ऊपर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि 8 घंटे बैठ के पढ़ना इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जोक। तो उसके साथ हमें रिक्रिएशन के लिए भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तो इसीलिए 1-2 नेटफ्लिक्स में मूवीज़ भी देख लो। वैसे कैसा लगा पॉडकास्ट करके आपको? इट वॉज गुड। हाँ, अच्छा था। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक मतलब मुझे 2-3 साल हो गए गुवाहाटी में, मैंने एक चीज़ देखा है कि प्लीज़ ड्रीम बिग यार। मतलब APSC ठीक है, बट थोड़ा सा UPSC के बारे में भी सोचो। हम लिटरली चाहते हैं कि UPSC में जो IAS का एग्ज़ाम होता है, जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होती है, उसमें अगर टॉप 10 में 5 बच्चे गुवाहाटी से हों, मतलब पूरे नॉर्थ ईस्ट से हो या पूरे आसाम से हो, तो अपन उस लेवल पे काम कर रहे हैं। मेरी टीम में जितने भी लोग हैं, या तो एवरीवन इज़ फ्रॉम द IIT और IIM। मैं एक बार थोड़ी सी स्मार्ट आइज फाउंडेशन के बारे में बता देता हूँ, चूँकि यहाँ से वो लिंक इस्टेब्लिश हो जाएगा। स्मार्ट आइज फाउंडेशन जो करंट टीम है, उसमें प्रशांत कुमार मिश्रा इज़ फ्रॉम द IIT धनबाद। ही इज़ PSIR ऑल इंडिया टॉपर ऑफ UPSC। इट्स नॉट अ जोक, बिलीव मी। ऑप्शनल के पेपर में ऑल इंडिया लेवल पे टॉप करना ये डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद फिर वी हैव 2 पीपल फ्रॉम द IIM बैकग्राउंड। रौनक है एंड हमारे पास रौनक सर हैं। उसके बाद फिर हमारे पास निखिल सर हैं। दे आर फ्रॉम द मैनेजमेंट, जो पूरी की पूरी आपकी एडटेक वाली जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, AI वाला जो पार्ट है, वो टेस्ट वाला जो मॉड्यूल है, वो सब वो डेवलप करते हैं। एकेडमिक टीम बहुत बहुत अच्छी है बेटा। तो इफ़ यू वांट टू क्लियर UPSC, APSC ठीक है कर लोगे, मेरे को पता है कोई कर लेगा, बट इफ़ यू वांट टू ड्रीम बिग, इफ़ यू वांट टू क्लियर UPSC, आप हमारे पास आइए, आराम से आइए, बैठिए, बात कीजिए। वी विल हेल्प यू टू द एवरी एक्सटेंट पॉसिबल। हमारा ड्रीम यहाँ पे APSC के रिजल्ट्स मैम आ जाते हैं, सबके आ जाते हैं, मतलब गुवाहाटी में सब ला देंगे। UPSC का रिजल्ट ला पाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब वहाँ पे आपको एक एक बच्चे के साथ लगना पड़ता है।
एक एक बच्चे के एक एक पॉइंट्स के साथ आपको फाइट करना पड़ता है, बिकॉज मेंस के आंसर्स जब आप लिखोगे, थोड़ी सी टेक्निकल बात हो जाएगी, बट मेंस के आंसर जब आप लिखते हो तो यू आर फाइटिंग विद द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ इंडिया। उसमें से कुछ लोग ऑक्सफोर्ड से भी पढ़ के आए हैं, कुछ लोग यूएस से भी पढ़ के आए हैं, कुछ लोग आईआईटी और आईआईएम से भी पढ़ के आए हैं। तो उनके मेंटल लेवल पे, उनके राइटिंग स्किल के लेवल पे कॉम्पीट कर पाना, दैट इज़ डिफिकल्ट। वहाँ पे हमारा रोल बहुत ज़्यादा आता है। तो आप ड्रीम भी कीजिए, आप 8-10 महीने मेहनत करके देखिए, आप पक्का जीत जाइएगा। ये एग्ज़ाम आपसे केवल 9 महीने मांगता है, इससे ज़्यादा नहीं मांगता है। तो इससे ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत भी नहीं है। 9 महीने आप पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, यू विल पक्का गेट सेलेक्टेड इनटू यूपीएससी। एपीएससी निकल जाता है दोस्त, मतलब आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड मॉडेस्ट। एपीएससी निकल जाएगा, प्रोवाइडेड मैंने जो बातें आपको बताई, मेंटरशिप वाली, रिवीजन वाली, आंसर राइटिंग वाली, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो एपीएससी निकल जाएगा। यूपीएससी निकालना इज 10 गेम। एंड आप वैसे क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं? मैं पॉलिटी का और इंटरनल सिक्योरिटी का ऑथर है, तो मैं पॉलिटी और इंटरनल सिक्योरिटी ही पढ़ाता है। ये 2 सब्जेक्ट में पढ़ाता है। सुनने में थोड़ा माथा चकरा जाता है, बिकॉज पॉलिटी इज सच ए ह्यूज सब्जेक्ट। आप मेरे 2 क्लासेस कर लो, हाँ ठीक है, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में वापस से कमेंट करना। डेफिनेटली, वो तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि आई एम जस्ट सो ईगर टू गो। मैंने 2 बार प्रीलिम्स पास करके रखा है, जस्ट मेंस में फेल फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं बिजनेस में आ गई, तो इसीलिए। किस साल आपने दिया था? वो आपका 2014-15 में 2 ईयर मैंने किया था। उसके बाद अभी तो सिलेबस पूरा चेंज भी हो गया, सिलेबस पूरा यूपीएससी ओरिएंटेड हो गया है। बहुत ज़्यादा उस टाइम पे मोटिवेटेड थी। मेरा एक फ्रेंड थे कुलदीप, तो उसके साथ हम लोग लाइब्रेरी जाते थे, तो वहाँ पढ़ते भी थे। तो आई थिंक ग्रुप स्टडी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप स्टडी इज पीयर ग्रुप बोला है ना मैंने, वो इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किन दोस्तों के साथ रह रहे हो। आप सोच के देखो ना कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप किसी ऐसे दोस्त के साथ हो जो हर महीने टूर पे निकल जाता है, तो आप थोड़े ना उसके साथ रह पाओगे। तो पीयर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूरा का पूरा स्टडी ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेलेक्ट भी पूरा ग्रुप होता है, फेल भी पूरा ग्रुप होता है। मतलब मैंने ऐसा जनरली देखा है 10 आउट ऑफ 6 टाइम ये देखने को मिलता है कि या तो पूरी की पूरी ग्रुप सेलेक्ट हो जाती है 2-3 साल में, या तो पूरी की पूरी ग्रुप ही फेल हो जाती है 2-3 साल में। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसीलिए जब मैं पढ़ती थी ना, तो इंडियन पॉलिटी हो गया या फिर हिस्ट्री में, आई वाज ऑनर्स इन हिस्ट्री, तो ग्रेजुएशन में मैंने हिस्ट्री कर लिया था। तो उसी हिसाब से हिस्ट्री मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ईजी सब्जेक्ट था, कि बिकॉज आई लव हिस्ट्री। तो अभी पॉलिटी का जो आ जाता है, वो आर्टिकल्स वगैरह वो सब याद ही नहीं रहता था, मतलब इट वाज सो डिफिकल्ट। फिर भी अभी तो थोड़ा सा एक फीबल सा एक इंटरेस्ट है कि एक बार क्रैक कर लो। आप पहली क्लास कर लेना, आप यूट्यूब पे जाना, आप पहली क्लास कर लेना। अगर आपको क्लास के 30-40 मिनट में अगर आपको कब 1 सेकंड के लिए लगा कि यू आर आउट ऑफ द क्लास, एक क्या नहीं मिला, 1 सेकंड के लिए भी अगर आपको लगा कि आपका कॉन्सेंट्रेशन खराब हो रहा है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ओके ओके, प्लीज़ आप मेरे को लिंक दीजिएगा, आई विल ट्राई। वैसे अभी मेरा आई कैन गिव अटेम्प्ट्स ना, आई एम 33। हाँ बिल्कुल दे सकती हूँ ना। एपीएससी में निकल सकता है, मैं देखो बहुत खुले दिल से बोल रहा हूँ। एपीएससी निकल सकता है, किसी का भी निकल सकता है, बट वही 3 काम करना होगा। 8 घंटे पढ़ने होंगे, 8 महीने पढ़ने होंगे, और बाहर की फोर्सेस से आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना होगा, रिवीजन करना होगा। बस इतना ही काम आपको करना है। एक प्यारा सा मेंटर रख लो, काम चल जाएगा आपका, चल जाएगा। तो हम आई एम जस्ट गोइंग टू स्मार्ट IAS अभी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक बार तो अटेम्प्ट देना ही है अभी, एटलीस्ट मेंस क्लियर हो जाए, वही ठीक है। तो थैंक यू सो मच सर, आप आए, हमें इतना सारा विजन्स दिया कि ऐसा करना चाहिए वैसा। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आर वेरी मच, उनको इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो आई थिंक यू आर ऑल्सो हैप्पी विद द पॉडकास्ट। तो कैसा चला आपका, कैसा लगा? आई एम हैप्पी, बट मैम यहाँ पे कल्टिवेट करने में आप जैसे लोगों का भी रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। एग्जैक्टली, जब आपको लाखों लोग सुनते हैं, तो ये आपकी भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप लोगों को सही से इंस्पायर कीजिए। तो जो यंग जनरेशन है, जो करना चाहती है, आई एम नॉट सेइंग कि सबको यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सबको सब तैयारी करो, बिल्कुल नहीं करो भैया, दिक्कत हो जाएगी, फिर सबको दिक्कत हो जाएगी। बट जो करना चाहते हैं, आप उनको ये बात बताओ कि एग्ज़ाम क्यों करनी चाहिए, एग्ज़ाम कहाँ करनी चाहिए, एग्ज़ाम कैसे करनी चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ मिथ रिलेटेड टू प्रिपरेशन। एक बहुत गंदा सा इकोसिस्टम पूरा का पूरा इसके अराउंड इवॉल्व करता है, उसको काउंटर करने में आप लोगों का रोल बहुत ज़्यादा होता है। एग्जैक्टली, वही मैं सोचती हूँ कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम जब जनता के पास लेके जाए, वही तो रोल हो गया एक इन्फ्लुएंसर का। और मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे कोई सच बोलता है तो लोगों को लगता ही नहीं कि ये आदमी सच बोल रहा है। मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि प्रिपरेशन करना सिंपल है, लोग हंसेंगे। राइट, मैं बोलूँ बहुत टफ है, बहुत कम लोगों का होता है, सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है, तो लोगों को लगेगा नहीं ये सही बोल रहा है, ये बात सही बोल रहा है। ऐसा नहीं है दोस्त। जो लोग, मतलब हमने बहुत नज़दीक से देखा है लोगों को फेल होते हुए, लोगों को सक्सेसफुल होते हुए। जो लोग फेल हुए हैं ना, 10 आउट ऑफ 9 टाइम्स वो अपनी गलती से होते हैं। 1% मतलब 10% शायद रोल किस्मत का होता होगा, बट वो भी 6 अटेम्प्ट में थोड़े ना तुम्हारे साथ काम करेगा। 6 अटेम्प्ट में तुम्हारी किस्मत खराब है, ऐसे तो नहीं होता है ना यार। लाइफ किसी के साथ इतना खराब नहीं हो सकता है।
राइट। तो अपन करेंगे, अच्छे से करेंगे। हम कल्टीवेट करते हैं गुवाहाटी को एज अ सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन का कैपिटल, कि लोग यहाँ से दिल्ली नहीं जाए, दिल्ली से लोग यहाँ आए। हमारा जो मेंटरशिप का यूपीएससी का प्रोग्राम है उसमें बहुत से दिल्ली के लोग आते हैं जो यहाँ पे मेंटरशिप में इनरोल्ड होते हैं। तो वहाँ से आपको हर साल सिलेक्शन भी देखने को मिलता है, 2-3 सिलेक्शन आपको हर साल देखने को मिलता है। तो हमारा बस यही एम है कि गुवाहाटी इज़ द नेक्स्ट दिल्ली। दिल्ली तो ठीक है, दिल्ली तो बहुत दूर है, बट गुवाहाटी शुड बी द जोन जहाँ से सारे लोग प्रिपेयर करें। गवर्नमेंट को अच्छे लोगों की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को ऑनेस्ट लोगों की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को दिल के सच्चे लोगों की ज़रूरत है, एंड नॉर्थ इज बेस्ट विद सच टाइप ऑफ पीपल। तो ऐसे लोगों को जाना चाहिए सर्विस में, बिल्कुल जाना चाहिए। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। और आप लोगों को कैसा लगा ये पॉडकास्ट सुन के और देख के हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड इफ़ यू वांट टू कंटेक्ट सर तो मैं उनका नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जाइए, थोड़ा मोटिवेशन लीजिए और डेफिनेटली क्रैक करके दिखा दीजिए कि यू कैन बी अ सिविल सर्वेंट। थैंक यू सो मच।